वह खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तारीख 28 फरवरी 2026। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोला। हमला क्यों किया गया, क्या इसकी वजह रही, परिणाम क्या होंगे, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही हम जानेंगे युद्ध की नैतिकता और अनैतिकता। इन सभी पहलुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हाल फिलहाल में खाड़ी देशों के हालात कैसे हैं, वहाँ हो रहे युद्ध से आप सभी वाकिफ होंगे ही। तो हमारे साथ है जनाब नासाज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब, आप खाड़ी देशों के हालत के बारे में अवगत होंगे ही, तो जी वहाँ की स्थिति के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए अजय जी, जैसा कि आपने जिक्र किया तारीख 28 फरवरी 2026 का, तो उस दिन लगभग 200 विमानों के द्वारा ईरान के 500 ठिकानों पर बमबारी की गई। काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। खबर आती है 1 मार्च को, ईरान के जो सर्वोच्च लीडर थे अयतुल्ला अली खamenei, खामनेई। उनकी मृत्यु हो जाती है। ईरान सदमे में था। जवाबी कार्रवाई में ईरान के द्वारा जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों में जो अमेरिका सेना के जो सैन्य ठिकाने हैं, उन पर मिसाइलें दागी गई, जिसकी वजह से खाड़ी देश के जो कंट्रियां हैं वो युद्ध की चपेट में आ गई। तो जैसा कि आपने बताया, तो अब इस युद्ध का आप हमें ये बताइए कि आम जनता पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देशों की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। ये आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करें तो जान माल की हानि काफ़ी हुई है। ईरान में लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है। लेबनान के भी लगभग आंकड़े बता रहे हैं 50 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है। तो और रही बात वैश्विक परिदृश्य से देखें, तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है जो व्यापार के लिए है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जी, वो फिलहाल बंद कर दिया गया। हालांकि ईरान की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आया है कि अभी वो अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है, लेकिन फिर भी उस पर प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि वहाँ से जो कच्चा तेल का स्रोत है ईरान, उसी रास्ते से वो सप्लाई करता है। तो ये तेल के दामों में लगभग 10 से 12% बढ़ोतरी हो गई है। वो अभी देखी जा रही है, वो हाँ तो जी, अब आगे और भी बढ़ सकती है। जी जी बिल्कुल। तो एक, जैसे मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बता देता हूँ, ये एक समुद्री रास्ता है जिसके थ्रू जो खाड़ी देश है, जैसे ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इनके थ्रू तेल का आयात होता है कंट्रियों में। तो वो एक समुद्री रास्ता है। तो आपने बता दिया कि आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर देख लिया। जी तो भारत के दृश्य से देखे तो ये युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत का इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या भारत इसमें कुछ फायदा देख सकता है कूटनीति के तौर पे? जी अजय जी, भारत के परिदृश्य में अगर मैं चर्चा करूं, तो देखिए अ, फिलहाल एक तो जो ईरान है, कच्चे तेल का सोर्स है इंडिया के लिए, वहाँ से आयात होता है। तो एक तो उनकी कीमतों में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी। दूसरा, जो हमारे जो भारतीय नागरिक हैं जो खाड़ी देशों में रह रहे हैं, लगभग 90 लाख भारतीय हैं जो खाड़ी देशों में रह रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ अगर युद्ध चलता रहा तो जी। उनकी सुरक्षा काफी खतरे में आ सकती है। तीसरा, व्यापार को लेके अभी भी बंदरगाहों पर खूब सारा जो निर्यात होने वाला था सामान, बंदरगाहों पर अटका हुआ है। तो एक आर्थिक रूप से ये, और इसके अलावा चर्चा करूं तो अभी आपने हाल में शायद देखा, सुना या पढ़ा होगा कि ईरान जो भारत से युद्ध अभ्यास कर रहा था, तो अभी अमेरिका पनडुब्बी के द्वारा वो जहाज जो विशाखापट्टनम से जा रहा था ईरान के लिए, वापस ईरान के लिए जा जी, रहा था। वो अमेरिका पनडुब्बी के द्वारा डुबो दिया गया बिना किसी पूर्व चेतावनी के।
मतलब ईरान और इंडिया के बीच नेवल एक्सरसाइज हो रही जी थी। तो एक्सरसाइज पूरी होने के बाद जैसे ही ईरानियन शिप वापस अपने देश की तरफ जा रहे जी थे, तो अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। जी। भारतीयों ने कुछ नहीं किया उसमें। हालांकि अभी ये देखा जा रहा है कि वो इंडिया के क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन संकट तो मंडरा ही रहा है। ये समस्या है तो गंभीर रूप तो ले रही है अभी। माननीय श्री रक्षा मंत्री महोदय का भी इसमें थोड़ा स्टेटमेंट आया था, और ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामनेई साहब की मृत्यु पर अब शोक भी जताया गया है भारत के द्वारा। वैसे अमेरिका ने एक बार पहले भी 1970-80s में किया था। जी वहाँ पे जो ईरान में जो उस टाइम की जो सरकार थी उसको गिरा दिया, और वहाँ पे फिर अपना आदमी उन्होंने बिठाया। उसके बाद फिर जो अयातुल्ला अली खामनी साहब आए और उनका राज चला अभी तक। अब उनका भी असैसिनेशन हो गया। अब बाद में वो अमेरिका वाले चाह रहे हैं कि हमारा आदमी वहाँ बैठे, हमारे अनुसार सरकार चलाए, तो इस वजह से वो युद्ध जारी रख रहे हैं। हाँ, इनके कारणों का अगर अपन चर्चा करें तो मेन कारण क्या रहा होगा। देखो, एक अगर आप ध्यान दे रहे हो तो युद्ध इसी समय क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा। हाँ, और जैसे आपको पता है कि कोई युद्ध अचानक से तो होता नहीं जी भाई, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है जिनकी वजह से युद्ध शुरू होता है। जी। तो वो वजह क्या इसी समय किया गया, और वो वजह क्या रही होगी? देखो, युद्ध का इसी समय किया जाना और इसके पीछे का कारण मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि अभी फरवरी में अमेरिका और ईरान की वार्ता हुई थी परमाणु कार्यक्रम को लेकर। परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो वार्ता हुई थी उसमें ईरान की तरफ से वो मना कर दिया गया था। ईरान की तरफ से बोला गया कि भाई ये हमारे संप्रभुता का हनन हो रहा है। एक कारण ये रहा। दूसरा कारण जो इजराइल है, इजराइल ने जो ईरान के साथी है हमास और हिजबुल्ला, उनको बहुत कमज़ोर कर दिया। ईरान अकेला पड़ गया। तो अमेरिका ने फायदा देख लिया इसमें। अमेरिका ने फायदा देखा कि भाई शासन को बदलने का उचित समय है। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण बन गई वो है ईरान की आंतरिक कमजोरी। हाल फिलहाल ईरान में स्थिति ऐसी है कि वहाँ की जो आम नागरिक है वो विरोध कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ की महंगाई को लेकर के। तो ये तीन कारण हैं जो। तो इस जैसे मैं आपको हिजबुल्ला और हमास के बारे में बता देता हूँ। हिजबुल्ला और हमास एक इस्लामिक संगठन है जो ईरान अपने हित के लिए फंड करता है। जैसे इजराइल और अपने दुश्मन देशों पर अटैक करवाने के लिए ईरान हमास और हिजबुल्ला को फंड करता है, तो एक इस्लामिक संगठन है। तो जैसा आपने बताया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था ईरान में, लेकिन वो अमेरिका बोल रहा है कि आप रोक दो। उन्होंने रोका नहीं कि ये पीसफुल पर्पज की वजह से है। तो उनका ये जो बातचीत हुई वो सफल नहीं रही, और एक दो कारण बताए उनकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। तो अब आप हमें इस युद्ध की नैतिकता के बारे में बताइए कि भाई कोई युद्ध कब किया जाना सही रहेगा, या फिर अमेरिका और इजराइल को क्या हक है किसी दूसरी कंट्री पर आक्रमण करने का, या फिर ये इलीगल माना जाएगा कि कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है? जी, कानूनन तरीके से देखें तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यूएन कानून जी। तो उनके हिसाब से देखो, हमें एक अधिकार मिलता है, प्रतिरक्षा का अधिकार, कि हम दूसरे देश पर हमला तब कर सकते हैं कि जब वो सामने से कर रहा हो, अपनी आत्मरक्षा में कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए। हाँ, जो सेल्फ डिफेंस के लिए ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 51 में, शायद जहाँ तक मैं सही याद कर पा रहा हूँ। दूसरा रही बात नैतिक अनैतिक की, मुझे लगता है कि युद्ध नैतिक और अनैतिक कब होगा कब नहीं होगा वो उसकी बैकग्राउंड को देखने के बाद बताया जा सकता है। हालांकि वैसे एक चीज़ ये भी है कि वैश्विक स्तर पे नैतिकता और अनैतिकता का उतना मायने भी नहीं रखा जा सकता। जी जैसे कि कोई देश है
अब वो युद्ध कब करेगा? एक तो सेल्फ डिफेंस में करेगा, जी। दूसरा करेगा कि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा हो, तभी ही वो युद्ध कर पाएगा। जी। तो और जैसे आपने देखा ही होगा क्या कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके पीपल, वहाँ के जो लोग हैं वो शांति से रहते थे, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, ना वो वेपन्स रखते थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि फिर बाद में, उसके बाद में आर्यंस आए, तो वो थोड़े अग्रेसिव लोग थे, वो वेपन्स भी रखते थे, वो वॉर में भी इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने इनका पतन किया। कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनके डिस्ट्रक्शन की थ्योरी ये भी मानी जाती है कि आर्यंस की वजह से उनका पतन हुआ। और वैसे गांधी जी, या मैंने कहीं देखा था कि युद्ध खुद एक मसला है, मसलों का हल कैसे निकाल सकता है। और वैसे युद्ध हो रहा दो देशों के बीच में, और पिस रही है वहाँ की आम जनता। जी, बिल्कुल सही बात है। देखो, गांधी जी का आपने चर्चा किया, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो शायद अशोक का धम्म, कि हाँ शस्त्रों से लड़े जाने वाला युद्ध है ही नहीं, वास्तविक युद्ध तो है लोगों को, दिलों को जीतना। हाँ, और अशोक तो कितने बड़े, उन्होंने युद्ध भी किया, लेकिन युद्ध करने के बाद उनको पता चल गया कि युद्ध से होने वाला कुछ नहीं है, विनाश ही होगा सिर्फ। जी। और जैसा कि मेरे हिसाब से इसमें ये होना चाहिए कि कंट्रियों में ना आम जनता का वहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए कि युद्ध किया जाए किसी दूसरे देश पर या नहीं किया जाए। तो आम जनता, कोई जनता नहीं चाहती कि मैं, हमारा देश किसी दूसरे देश पे युद्ध करे। हाँ, तो वहाँ देखिए पे अजय जी, इसके बारे में मैं, प्लेबिसाइड होना चाहिए। हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। देखो, अमेरिका का जो मकसद था वो था ईरान में सत्ता परिवर्तन। अब आप लोकेशन देखिए, ईरान की लोकेशन कहाँ है और अमेरिका की लोकेशन कहाँ है। तो मुझे लगता है कि जैसे यूरोपियन कंट्री को जैसे एक संगठन बना हुआ है नाटो, उसी तरीके से जो एक खाड़ी देश है उनका एक संगठन बने। उनको क्यों आवश्यकता पड़ती है एक बाहरी शक्ति की? वहाँ पे अगर सत्ता परिवर्तन चाहती हैं अमेरिका, तो इतनी दूर से अमेरिका क्यों सोच रहा है? हालांकि वो एक यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य है। नहीं, तो इसमें ये देखा जाए कि जब अमेरिका के लोगों को पूछा जाए, वहाँ की आम जनता को पूछा जाए, तो वो भी युद्ध के खिलाफ ही रहेंगी, क्योंकि आम आदमी कोई नहीं चाहता कि किसी देश पे युद्ध हो, हाँ, क्या हो। नरसंहार कोई नहीं चाहता है। तो सबसे बेस्ट, और ऐसा कोई समाधान नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका समाधान बिना युद्ध के, मतलब युद्ध के से ही हो ऐसे। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। हाँ भाई, कई ऐसे भी तरीके हैं जिनसे भी युद्ध रोका जा सकता है, बिना युद्ध के आपस में बैठ के शांति समझौता किया जाए, बातचीत की जाए, जो दोनों के हित में हो वही देखा जाए। हाँ, देखिए, युद्ध युद्ध की शुरुआत होती कैसे है? युद्ध की शुरुआत, जैसे पहले लोग रहते थे कबीले में, युद्ध होता था पहले भोजन के लिए, वहाँ की जो उपजाऊ जमीन है उनके लिए, उनके संसाधनों के लिए। एक कबीला अगर रह रहा है, अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो दूसरे कबीले पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में देखिए कि युद्ध क्यों हो रहा है? सर्वोच्च एक, साबित करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका ऐसा तो है नहीं, इसराइल और अमेरिका में, कि भाई आर्थिक मंदी आ गई है या परम गरीबी है, भुखमरी है, ये सारी चीजें। हाँ, और वे तो, ये तो वैसे भी हमेशा से ही रहा है कि जो ताकतवर आदमी है वो कमजोर पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता जिसकी है। लाठी उसकी भैंस। यही बात हो गई। कानूनी परिदृश्य से जैसे आपने चर्चा की थी, तो उसके बारे में मैं बताता चलूँ। जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, तो उसमें एक प्रावधान है आर्टिकल 2 सब क्लोज 4। तो अभी चर्चा चल रही है, जैसे अभी रूस और चाइना ने उसका समर्थन किया है कि भाई ईरान उनके का। द्वारा उल्लंघन किया गया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये है कि ईरान के द्वारा पहले उन पर हमला नहीं बोला गया था। जब ये बात उन तक पहुंची तो इसराइल ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए बोला कि भी हमने अपने खुद के बचाव के लिए किया है, हमें इनसे खतरा था, अगर हम इन पर अटैक नहीं करते तो भविष्य में ये हम पे करने वाले थे। ईरान, ओ सॉरी, अमेरिका अमेरिका के द्वारा बोला गया था कि जो इनका ये परमाणु कार्यक्रम है, ये हमारे अब लिए खतरा हो सकता है। ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, कि ये अमेरिकी हितों को ठेस पहुंचा रहा है। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि
जहाँ तक हो युद्ध को टाला जाए, जिस हद तक हो आपस में बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए, उसी से मसलों का हल निकलता है। युद्ध से कोई परमानेंट समाधान नहीं निकलता, युद्ध से टेम्परेरी समाधान के लिए युद्ध होता है। जी